नमस्कार। देखिए, रैलियों के उपलक्ष्य में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से देश में महारैली का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सुनेंगे और समझेंगे कि उनके विचार देश और पार्टी के लिए किस तरीके से साबित होते हैं और आने वाले चुनाव में कांग्रेस को कितनी मजबूती के साथ सत्ता में परिवर्तन की ओर लेके जाते हैं और सत्ता में स्थापित करते हैं। आइए सुनते हैं कांग्रेस अध्यक्ष को। हमारे दिल्ली के इंचार्ज कांग्रेस पार्टी के नेता काजी निजामुद्दीन जी, गुरदीप सप्पल जी, तारिक अनवर साहब जी, हनुमंत राव जी, अफ्ताब अहमद जी, मनोज कुमार एमपी जी और इस कार्यक्रम को आयोजित किए श्री जी और यहाँ पर जमा हुए मेरे भाइयों बहनों और मीडिया के मेरे दोस्तों, मुझे खुशी है कि आज दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी इन संगठनों का एक एनजीओ की तरफ से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जब तक किसी एक चीज को अगर सॉरी पानी भी है, एक ऐतिहासिक समय है और कभी अभी बोला कि जब तक हम लोग किसी चीज को अगर हासिल करना है उसमें यूनिटी होना चाहिए। अब जब तक यूनिटी नहीं आएगी तब तक आप लोग कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर हम टुकड़े टुकड़ों में बांटेंगे और कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगर हम एक नहीं होंगे, बंगाल से लेकर गुजरात तक हम एक दूसरा का सहकार नहीं करेंगे, तब तक कोई चीज हम हासिल नहीं कर सकते। अब हमको 4-5 चीजें हासिल करने के लिए ही लोग कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ आपका एक ही संगठन नहीं है, लेकिन देश के हर संगठन ये चाहते हैं कि इस देश में संविधान को बचाना चाहिए। संविधान बचा तो हम सब लोग बचेंगे। इसीलिए हमको एक रहकर इस संविधान को बचाना होगा और हर पार्टी के लोग
अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, उसके साथ ही हमको लोकतंत्र को भी बचाना है। और लोकतंत्र नहीं बचेगा, आपकी हिस्सेदारी नहीं बढ़ेगी। और बाबा साहब अंबेडकर का ये देन है कि उन्होंने जो संविधान रचना करते हुए, जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1952 में 1922 में एक कांग्रेस के अधिवेशन में रेजोल्यूशन पास किया था। क्या किया था कि उन्होंने आजादी के बाद हम सभी लोगों को एडल्ट फ्रेंचाइज देंगे। उस वक्त ब्रिटिश के जमाने में सिर्फ चंद लोग वोटर्स थे। किसी प्रांत में 300, किसी प्रांत में 400, किसी प्रांत में 500 ऐसे वोटर्स थे। वो सब अमीर थे, जमींदार थे। वही लोग प्रांतीय सरकार भी ब्रिटिश के वक्त चलाते थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बन गए, तब दोनों ने मिलके अडल्ट फ्रेंचाइज हमको जरूरी है, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कम से कम रास्ते पे काम करने वाला भी हो, उसको वोटिंग का अधिकार हम दे के रहेंगे। इसीलिए तो संविधान बन गया। और ये किसी की देन नहीं है, कोई आता कुछ तो बकता है। मैं देखा हूं बहुत से बीजेपी के लोग बकते रहते। क्या उन्होंने आपको अडल्ट फ्रेंचाइज दिलाया? क्या आपने को फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी जो हकूक मिले, क्या मोदी ने दिलवाया? बोलिए, आप मोदी ने दिलवाया आपको? संविधान की देन, संविधान ने आपको दिलाया है, लेकिन आप उसको भूल जाते हो। हर आदमी इस चीज को भूलते हैं। जो आपको फाउंडेशन में सब कुछ मिला, उसको आप लोग हिफाजत करने के लिए तैयार नहीं है, इसके बारे में सोचते नहीं है। मनुस्मृति में तो यह कहा गया है कि हमारे बहनों को, माताओं को समान अधिकार नहीं होना चाहिए, पुरुषों को ही सब कुछ मिलना। अब उन्होंने ये भी कहा, मैं भूल गया हूं, माफ करना, आप लोग इसको ठीक कर ले सकते हैं। मनु ने ये कहा और उसके साथी लोगों ने भी ये कहा कि शूद्र और महिलाएं ये सब तांडन के अवतार है, कहा था। यही ना? तांडन के अधिकारी है। ताड़न, ठीक है, आपके पास वो बोलते हैं, हमारे पास ये बोलते हैं, भाषा की अलग।
लेकिन आपके पास महिलाओं के लिए ये है, लेकिन आजादी आने के बाद महिला आज प्रधानमंत्री बन सकती है, देश के अध्यक्ष बन सकती है, एमपी बन सकती है, एमएलए बन सकती है, जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकती है, मेयर बन सकती है। ये सब किसका देन है? संविधान का। इसीलिए संविधान बचाओ ये आंदोलन जो है हर जगह चलना चाहिए। ये मेरा तेरा नहीं है, ये तो सबका है। अगर सब एक रहेंगे तो कुछ हासिल करेंगे, अगर एक नहीं तो कोई किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। सभी लोग डॉक्टर अंबेडकर नहीं बन सकते। एक व्यक्ति ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाकर सबको मनवाकर जो हमारे को मूलभूत अधिकार दिलाए, और उसी के साथ जो कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त उनको साथ दिया, और उसका जिक्र मैं पार्लियामेंट में बहुत बार किया हूं। आज भी हमको वैसा ही रहना चाहिए, और लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि देश एक है और देश में सब एक है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जब राहुल गांधी जी ने जातीय जनगणना की बात उठाई तो मोदी और शाह जी ने ये उठाया, ये देश को तोड़ने की काम कर रहे हैं। अरे भाई, देश को तोड़ने की काम उन्होंने कर रहे हैं, देश को जोड़ने के लिए उन्होंने जाति गणना का डिमांड किया है, और हम भी बात करते हैं। वो उसमें आपको मालूम होगा कि कौन कितने कौन सी कम्युनिटी कहाँ है, उसको क्या करना चाहिए, इकोनॉमिकली कैसा है, सोशली कैसा है, कितनी खेती उसके पास है, कितनी नौकरी उसके पास है, ये सब निकालने के लिए उन्होंने ये जाति जनगणना का बीड़ा उठाया। और हमारा काम है, जिन लोगों को इससे फायदा होता है वो लोग पहले उठना चाहिए। अगर वो लोग पहले नहीं उठे, फिर दूसरा क्यों आपके लिए आएगा, मदद करेगा? ये आप सोचिए। अरे, जब मेरे को एक बात याद आती है, महात्मा गौतम बुद्ध ने जब अपना धर्म का प्रचार करते वक्त उनके साथ सिर्फ उन्होंने जो दीक्षा दी, सिर्फ 5 लोग थे, और 5 लोगों के साथ उन्होंने धर्म का जो प्रचार किया, आज दुनिया भर में बुद्ध का नाम, अंबेडकर का नाम प्रसिद्ध है। गुरु नानक जी सिर्फ 5 प्यारों को लेके उन्होंने अपना विचार, अपना धर्म का प्रचार किया। आज 3-4 करोड़ से भी ज्यादा लोग गुरु नानक के उसूलों पे चलते हैं, और ये सब जब डिटर्मिनेशन होता है, जब हम एक होके काम करते हैं, तो उस वक्त ये हासिल कर सकते हैं। आज बहुत से गरीब लोग भी जो सिख धर्म में हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा अपनी पढ़ाई हासिल की, संपत्ति भी बनाया, सब कुछ किया। लेकिन ये सब कैसा हुआ? कम लोग रहे तो भी कमिटेड लोग थे,
इसीलिए हमको एकजुट रहना। और उसी के साथ मैं और एक आपको बात कहूंगा, इस यूनिटी को तोड़ने के लिए मोदी जी कोई कसर नहीं रखते। धर्मों में झगड़ा, जातियों में झगड़ा, एक जाति को उठाएंगे शेड्यूल कास्ट में, दूसरे जाति को नीचे करेंगे। एक जाति को मुसलमान में किसी एक कास्ट रहता है, उसको प्रोत्साहन देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आम आबादी को, आम लोगों को वो इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनके प्रति उनकी घृणा है, नफरत करते हैं। इसीलिए उस नफरत के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और खास करके अब पॉलिटिकल पावर ये जरूरी है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के रूप में अगर आप लोगों को पॉलिटिकल पावर नहीं देते, वोटिंग पावर अगर नहीं देते, नेहरू जी उनको अगर कबूल नहीं करते, आज हमारे इतने लोग एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस लोग कभी नहीं होते थे। आप ये याद करो, अब पीछे देखो, अब आगे देख के तो चलो, लेकिन पीछे भी देखो। जिन जिन लोगों ने तुम्हारे लिए कुर्बानी की है, लड़े हैं, लड़ते रहे हैं, उनका भी थोड़ा ख्याल रखो। और दोस्तों, मैं एक और बात कहूंगा, बहुत सी चीजें हैं, मैं उसको बोलने नहीं जाता क्योंकि आप लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हैं। तो जब बीजेपी केवल अपने नैतिकता की बात बहुत करती है, यह और बार बार अनैतिकता काम करते हैं। बीजेपी क्या करती है? बीजेपी आपके वोट चुराती है। कैसा चुराती है? ईवीएम की वजह से। और वो वोट चुराती है, और यहां तक कि ना एमएलए को भी चुरा के भगा लेके जाती है। जैसा महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, मणिपुर में जो हुकूमत हो गए, वो सब चुरा के, एमएलए को चुरा के ही लेके गए। और बीजेपी चुनी हुई सरकार को भी चुराती है, और आपके पेंशन को भी चुराती है, और किसानों का एमएसपी तो छोड़ो, उसको तो वो लोग कुछ भी नहीं करे, लेकिन बॉर्डर पे लोग एमएसपी के दाम के लिए बैठे हुए थे, उनको मारकर भगा दिए, कुचल कर मारे। ऐसी बीजेपी है, और उसके नेता भी लोग वैसे ही हैं, और आपका हकूक चुराती है, और लोकतंत्र की आत्मा निष्पक्ष चुनाव में बसती है। हम यही कह रहे हैं, देखो भाई, आप निष्पक्षपात से चुनाव करो, चोरी मत करो वोटों की। वो कौन? अरे मैं देखा हूं बहुत से जगह, मेरे को कंप्लेंट आए पूरे देश में, वो लोग बोलते हैं साहब 1 घंटे में 1000 वोट डाल देते हैं। ये कैसा? बैटरी खत्म होती है, लेकिन बाद में अगर देखते हैं तो वहां पर फिर बैटरी उसका जो दिखता है 60-70% दिखता है, 99%।
तो यह सब कैसा होता है? इसीलिए जमहूरियत को टिकाना भी इम्पोर्टेंट है। जातीय जनगणना के लिए भी हम तैयार होना चाहिए। जातीय जनगणना उसी वक्त होगी जिस वक्त तुम्हारे पास पावर होगा लड़ने के लिए। अगर तुम तैयार हो तभी जातीय जनगणना के लिए वो लोग तैयार हो जाएंगे। हम तो कर रहे हैं। हम अब हमारे हनुमंत राव जी यहां बैठे, अब वहां पर तेलंगाना में शुरू हुआ और उसी ढंग से कर्नाटक में शुरू हुआ और हर जगह जहां कांग्रेस है वहां शुरू हुआ। लेकिन जहां जहां बीजेपी है वहां उन्होंने शुरू नहीं किया, क्योंकि मोदी साहब बोलते हैं भाई जाति जाति में बंटवारा हो जाएगा, इसीलिए जाति जनगणना अब जरूरी नहीं है। और मेरे को और एक आपसे बात करना है, क्योंकि बात तो बहुत है। अगर लंबी बात करते ठहरो तो अभी मेरा पार्लियामेंट में वक्त है, उस वक्त भी बात करूंगा। लेकिन इस वक्त और एक मैं कहूंगा कि हम जिस ढंग से आज जाति जनगणना के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, अपने हकूक को ठीक ढंग से रखने के लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं उसी ढंग से हमको ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो हमारे हक है उसको रिटेन करने के लिए भी हमको एक होकर लड़ना चाहिए। ये तो मोदी जी खैर पॉलिटिशियंस के पीछे हैं, सीबीआई, ईडी और कौन सा ये उनका इनकम टैक्स, ऐसा उनके पास है। लेकिन आपको क्या करेंगे? ना आपके पास इनकम टैक्स देने के लिए हैसियत है, ना आपको कोई छुपाना है, ना कुछ करना है। जो कुछ भी है, एक आधा घर हो सकता है, उसके सिवाय और कुछ नहीं। रोज लाकर रोज खाने वाले लोग हमारे पास हैं। वो मजदूर है, छोटे मोटे व्यापारी है, छोटे मोटे ऑफिसर्स हैं। और वो ऑफिसर्स भी अगर रहे तो 4-5 बच्चे उनको अगर है तो वो अच्छे स्कूल भी नहीं पढ़ा सकते। तो ये हालत अभी भी है। और मैंने ये बात कई और जगह भी कही, ये देश में इतना गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई तो इतना बढ़ रहा है, पूछो मत। इधर मोदी ध्यान नहीं देते, इधर लोगों के समस्याओं को हल करने की कोई कोशिश नहीं करते। इसीलिए आपको इसलिए भी लड़ना होगा, जैसा कि हम ईवीएम के खिलाफ तो लड़ेंगे, जनगणना, जातीय जनगणना के खिलाफ जो हो रहा है आंदोलन उनका, हम उसको भी मुकाबला करेंगे। और जातीय जनगणना, संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का सभी काम हम करेंगे। और 50% जो एक सीमा है रिजर्वेशन का, उसको खत्म करके हम ज्यादा उसको परसेंटेज में लाएंगे, तभी हमारे ओबीसी को हक मिलता है, तभी हमारे दूसरे लोगों को हक मिलता है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको आरक्षण का 50% बढ़ाने का भी ये नहीं करने देंगे। और मैं दूसरी चीज ये कहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब
एक संविधान लिखकर बाहर दिए, तब ऑर्गेनाइजर पेपर एक है बीजेपी का। 30 नवंबर 1949 में 1949 में अब ऑर्गेनाइजर एक उनकी पत्रिका जिसके एडिटोरियल में उन्होंने लिखा, और इतने बुरे तरीके से लिखा, मनुस्मृति में दर्ज मनु के कानून दुनिया की प्रशंसा का कारण है और वे स्वयं स्फूर्ति, आज्ञाकारिता और अनुरूपता पैदा करते हैं। हमारे संवैधानिक विशेषज्ञों के लिए ये सब निरर्थक है। यानी वो चाहते हैं कि ये संविधान मनु के उसूलों के तहत नहीं है। ये उनका ही कहना है। 30 दिसंबर 1949 में कहा। क्या इससे आप सहमत हैं? सहमत है? अरे वो भी आवाज तुमसे नहीं निकलती। अगर कल तुम्हारी जान लेने के लिए आए तो तुम क्या आवाज निकालेंगे? तो ये उनने कहा, हम नहीं कह रहे, ये उन्होंने ही कहा। और देश में अच्छा संविधान को बदनाम करने का और संविधान बदलने का बात वो करे। उसके बाद अब नया एक उन्होंने निकाला है। क्या है कि कौन महाराज वो जज थे, मुझे मालूम नहीं, मैं क्योंकि बहुत ये करता हूँ, सम्मान करता हूँ, क्योंकि हमारे जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, एक संविधान पवित्रता रखने के लिए मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन उन्होंने एक ऐसा जजमेंट दिया जिससे निकालो स्मिता, देखो इधर किधर है। उन्होंने ऐसा एक जजमेंट लिखा, उससे आज हिंदुस्तान में पेंडोरन बॉक्स खोल दिए। अब सब जगह सर्वे वाले जा रहे हैं, हर जगह सर्वे वाले जाकर, ये पहले मंदिर था, अब ये मस्जिद कैसा हो गया, ये कह रहे हैं। और एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों तरफ आज आवाज उठी है कि हर जगह कुछ ना कुछ मस्जिद के मस्जिद के नीचे अच्छे मंदिर है, शिव मंदिर। लेकिन हमारे 2023 में बीजेपी का आरएसएस का एक नेता ने कहा, जिनका नाम क्या है, मोहन भागवत, मोहन भागवत 2022 में कहा, हमारा लक्ष्य राम मंदिर बनाने का था। हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढने का गलत है। ये किसने बोला, समझे आप? उन्होंने बोला हमारा लक्ष्य राम मंदिर बनाने का था, हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढने का गलत। अब आपके लोग ही एक बार ऐसा बोलते हो और एक बार बोलते हैं ये मंदिर गिरा के मस्जिद बनाए, ढूंढो। और भाई कितना ढूंढेंगे आप? अब 1940 जो थी उसको रखने के लिए, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए एक कानून बनाया गया
91 में। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। फिर आज फिर खोद खोद के हम क्यों झगड़ा निकालना? हम सब तो एक है ना, तुम एक ही चाहते ना, एक रहो सेफ रहो बोलते, तुम सेफ रहने ही नहीं दे रहे। कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। अब भाई बांटने वाले भी आप, काटने वाले भी आप। और तुम्हारा नेता मोहन भागवत कहता है ऐसा, भाई बस अब राम मंदिर बन गया, इसके बाद कोई शिवालय ढूंढने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, ये मेरे शब्द नहीं। अगर उनकी बात को अगर आप मानते हैं बीजेपी वाले, अगर हमारे मोदी साहब मानते हैं, शाह अगर मानते हैं, अरे भाई तुम्हारा नेता लीडर आरएसएस का, जिसके सहाय से, जिसके कोऑपरेशन से, जिसके सपोर्ट से तुम सत्ता में आते हो, और सत्ता उन्हीं के वजह से तुमको मिली, उनका तो बात सुनो। नहीं सुनते तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मोहन भागवत अपने लोगों को, दुनिया को एक दिखाने के लिए ये कहते हैं और करने के लिए दूसरा मार्ग, यानी सरकार को ये ऐसी बातें करने लगाते हैं। तो मैं कहूंगा मुख में राम बगल में छुरी। एक तरफ तो ऐसा करते हैं, एक रहेंगे, दूसरे तरफ तो आप ही लोग ये सब कुछ करते हैं। इसीलिए मैं ये बात कहने में मेरे को हिचकिचाहट नहीं है। जो भी देश के लिए नुकसान पहुंचाता है उसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म का हो। हमको संबंध नहीं है, हमारे को संबंध है इस देश के संविधान का, हमको संबंध है प्रजाप्रभुत्व का, लोकतंत्र का, हमको संबंध है इस देश में हम सब मिलके रहने का। कहीं जाता है कोई, ठीक है भाई अब शुरू करो। पार्लियामेंट के नजदीक कौन सा बड़ा किला है? हाँ, लाल किला। लाल किला मुसलमानों ने बनाया, तोड़ दो जाके फिर। अरे जाकर लाल किले पे भाषण करते हो और सब मस्जिदा तोड़ने को शुरू करते हो। कानून भी आप ही बनाते हो, तोड़ते ही आप ही। जाओ कुतुब मीनार को धक्का लगा, वो भी गिरो क्योंकि मुसलमान ने बनाया। जाओ ताजमहल मुसलमान ने बनाया, उसको भी जाके तोड़ो। जाओ हैदराबाद चार मीनार है, उसको भी तोड़ो। जाओ बीजापुर को गोल गुम्बद है, वहां वर्ल्ड फेमस गोल गुम्बद। जमाने बना, इसीलिए वहां पर भी खोद के निकाल के वो भी तोड़ दो। ऐसे कितने उदाहरण मैं बनाऊं। अरे वर्ल्ड फेमस, हमारे पास बहुत से चीजें हैं, क्या वो सब गिराते जाएंगे? क्यों? मैं खुद हिंदू, मेरा नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन बोले तो अरे पार्वती, मल्लिकार्जुन ये कितना 12 लिंग में से एक पवित्र लिंग हूं मैं। मेरा बाप ने ऐसा नाम रखा कि ये 12 लिंग में से एक लिंग वो मल्लिकार्जुन। तो उनके पास है हमारे हरमंदराव के पास। तो
क्या मैं सेकुलर हुआ, सेकुलर के तहत मेरी पार्टी चलती है। मैं सेकुलर रहने के वजह से सबसे चाहता हूं कि एक होके चलो। तो मैं सेकुलर हूं इसलिए मैं हिंदू नहीं, सेकुलर हूं इसलिए मैं मल्लिकार्जुन आप वो नाम को नहीं मानते हैं। अरे भाई क्या फिर रहे भाई, तो अरे भाई आप सोच लो, ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं जो आज आपको लोकतंत्र में शक्ति मिली है, उस शक्ति को खत्म करने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भाइयों मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेता। जो कार्यक्रम आपके हैं, संविधान बचाओ और अपना लोकतंत्र बचाओ, और उसी तरह से अपना जितने भी हमने जनगणति का भी बात किया और हर चीज का मैंने यहाँ पर बात किया हूँ। वक्त बिल का तो हमने सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के, अपोजिशन पार्टी के सभी लोग अपोज कर रहे हैं। ये कह रहे भाई जो बात हो गई, ये तो 1947 के जो रिलीजियस प्रिवेंशन एक्ट नहीं, हाँ 91, ये भाई नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लास्ट स्पीच में कहा है, उन्होंने कहा है हम बहुत बार लड़े हैं और हम बहुत बार आजादी हासिल किए हैं। अगर इस बार अगर हमारी आजादी खो लेंगे तो कभी आपको मिलने वाला नहीं है। ये बाबा साहब की वाणी है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 1949 में बोला है। तो इसलिए दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा, हम सब मिलके न्याय के लिए लड़ेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और सभी को, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा और यूनिटी और संघर्ष, ये तीन चीजें गरीबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारे लोग की कोशिश करना कि हमारे बच्चों को सुशिक्षित करो और उनको इकट्ठा करो और उनको अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति दो। और वो काम यहाँ बैठे हुए जो भी एनजीओज है वो करेंगे, ऐसी आशा मैं करते हुए अपने 4 शब्द को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भीम।